बायो की एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी सबके बायो में फुल मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना और सही तरीके से पढ़ना दोनों अलग चीज़ें हैं। और नीट 2025 के बाद आपके भी मन में ये बात आया होगा कि अब तो बायोलॉजी के लिए मुझे आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन रुको, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ आप बायो की एनसीईआरटी पढ़कर नीट 2026 में बायो में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो एकदम सही तरीके से। वीडियो को मैं दो पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि आप कैसे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन याद कर सकते हैं ताकि आपका एक भी सवाल एनसीईआरटी से गलत ना हो। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी सवाल नीट 2025 में आपको लगे कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, उसको कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से और सिंपल लॉजिक से सॉल्व कर सकते थे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा 5 पॉइंट्स, और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद हो जाएगी और आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा एनसीईआरटी से। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मास्टर कंसेप्चुअल चैप्टर्स। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? पहला हो गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेकंड हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस, थर्ड हो गया बायोटेक एंड फोर्थ एवोल्यूशन। अब ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से नीट में हर साल खूब सारे सवाल आते हैं और यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और इनकी एनसीईआरटी पढ़कर इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको किसी एक अच्छे टीचर से इसको पढ़ना है और इसके नोट्स बनाने हैं। एक बार नोट्स पढ़ के इसको अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही इसकी एनसीईआरटी पढ़ना। अब जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो है प्लांट डाइवर्सिटी। देखो उसमें क्या है ना कि जो वहाँ पे लाइफ साइकिल दी है वो अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए हुए हैं, लाइक हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत लॉजिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके लिए भी आप किसी एक अच्छे टीचर से पढ़कर लाइफ साइकिल को समझ लेना और उसे एक पेज पर ड्रॉ कर लेना। लाइक अगर मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूं तो मैंने भी सेम काम किया था। मैंने एक वाइट पेज पे सबका लाइफ साइकिल ड्रॉ कर लिया था, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म सबका, और मेरा बस 2 पन्ना में आ गया था। और मैं इसी को पढ़ता था कभी-कभी, और मुझे एकदम क्रिस्टल था कि लाइफ साइकिल कैसे-कैसे सबका है। और इसीलिए इस बार जब नीट 2025 में सवाल आया, 2 सवाल आए थे लाइफ साइकिल के, तो मेरा दोनों सवाल सही हो गया। सिक्स्थ आते हैं ऐसे चैप्टर्स जहाँ खूब सारे एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल कैसे याद करें? लाइक मॉर्फोलॉजी हो गया, और एनिमल का जो चैप्टर है ना, एनिमल किंगडम, वहाँ कैसे कर सकते हैं? तो मैं क्या करता था ना कि मैंने एक वाइट पेज लिया था और सारे एग्जांपल्स लिख लिए थे। कॉर्डाटा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थस, एम्फीबिया, सबके मैंने एग्जांपल्स लिख लिए थे यहाँ पे एक ही पन्ना पे। और इसी को 5-6 बार पढ़ने के बाद मुझे सारे एग्जांपल्स याद हो गए थे। सेम फॉर द मॉर्फोलॉजी भी, मॉर्फोलॉजी के लिए भी मैंने सेम काम किया था। मैंने एक ही पेज लिया था, वहाँ पे सब कुछ लिख लिया था, प्लासेंटेशन, एस्टिवेशन, सब कुछ लिख लिया था एक ही पन्ना पे। और इसी को पढ़ के मेरा एक एक एग्जाम्पल मुझे मेरे टिप्स पे याद हो गया था। और सिमिलरली अगर बात करूँ प्लांट डाइवर्सिटी के लिए, तो वो तो बस मेरा इसी हाफ पन्ना में आ गया था सारे एग्जांपल्स, और यहीं से मैं याद करता था। मैं आपको ये सारे पेपर्स शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप पे, आप वहां से देखना और अपने खुद के बनाना एग्जांपल शीट। देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लाइक बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो जो साइड का ब्लैंक पेज दिया होता है ना, वहाँ बहुत सारी एनसीईआरटी के आउट ऑफ की जो चीज़ें होती हैं उसे लिख लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, वो किसी काम का नहीं होता है। उससे अच्छा आइडिया है कि आपने जो भी पढ़ना पढ़ा है उसके बगल में जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समरी है, उनको लिख लो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक एक टॉपिक है म्योसिस वन, जहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं पैक्टिन, जाइगोटिन, डिक्रोटिन में। तो मैंने क्या किया था ना कि एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ी थी और साथ में साइड में ना उन सबको समरी में लिख लिया था। तो ऐसे क्या था कि मैं बस इतना ही पढ़ के ऑलमोस्ट इतना के बराबर मुझे सब चीज़ याद हो जाता था। तो अगर आप ऐसे हर पेज में करते हैं या फिर हर चैप्टर में करते हैं, तो अगर आप चाहेंगे रिवाइज करना तो बस आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ के भी अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ कि जो भी एनसीईआरटी में हमारे डायग्राम्स दिए हैं उनको एकदम इग्नोर मत करना, उसको अच्छे से याद करना। लेकिन होता क्या है ना कि हम कितनी बार भी देख ले, फिर भी जब एग्जाम में सवाल आता है तो हमसे छूट जाता है। सिंपल सा उसका वे है कि लाइक ये वाला जो क्वेश्चन है जो कि इस नीट के एग्जाम में भी आया था ये वाला सवाल, तो सिंपली यहाँ पे अपने उसे हाथ से यहाँ पे ढक लो उसे, ठीक ना। और उसके बाद अपने मन से खोजो कि यहाँ पे जो फर्स्ट में क्या था, ये जो पाइप दिया है वो क्या था, इसके अंदर जो घूम रहा है वो क्या था। तो ऐसे आपको हर फिगर में करना है, अपने हाथ से उसको ढक देना है एक एक चीज को, और खुद से मन में सोचना है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट था। तो ऐसे करके आप एनसीईआरटी के हर फिगर को याद कर सकते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है रीड एनसीईआरटी। देखो हमें एनसीईआरटी बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लाइक हमारे पास जो 2 एनसीईआरटी है, इसको कम से कम मिनिमम 5 से 10 बार तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा मिनिमम। अगर मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूं तो मैंने इस एनसीईआरटी को कम से कम 20 बार पढ़ा था हर एक चैप्टर को लास्ट ईयर। हाँ सच बता रहा हूँ कि मैंने कम से कम 20 बार पढ़ा था हर चैप्टर को। तो अगर तुम वहां तक पढ़ सकते हो तो ये एक बहुत बड़ा बात है। अब तुम्हें इसे तेज तेज कैसे पढ़ना है,
पहली बार जब तुम पढ़ोगे तुम्हें वक्त लगेगा, लेकिन अगली बार से तुम्हें वक्त कम लगेगा। और इसका सबसे अच्छा वे है जो कि मैं यूज़ करता था एनसीईआरटी तेज पढ़ने के लिए, वो था पार्किंसंस लॉ। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो तुम यहाँ आई बटन पे क्लिक करके तुम देख सकते हो कि कैसे हम किसी भी चीज़ को बहुत फास्ट पढ़ सकते हैं। और ऐसा करके तुम एनसीईआरटी के एक चैप्टर को तुम मैक्सिमम टू 1 घंटे में तुम एक चैप्टर तुम पढ़ सकते हो, और ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ने में। हमारा जो थर्ड पॉइंट है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। एनसीईआरटी को आप कितनी बार ही पढ़ लो, कुछ ना कुछ हिडन पॉइंट, हिडन कंसेप्ट हमेशा छूट ही जाता है। तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि आपके लिए एक भी क्वेश्चन नया ना हो एग्जाम में, आपसे एक भी कंसेप्ट ना छूटे। अब क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है? आपके पास अगर कोचिंग के मॉड्यूल है आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है वो है कोचिंग के टेस्ट पेपर्स, लाइक एलन आकाश अनअकैडमी फिजिक्स वाला। क्योंकि हर कोचिंग अपने टेस्ट पेपर में बायोलॉजी के बेस्ट क्वेश्चंस फ्रेम करता है। मैंने खुद आकाश के टेस्ट पेपर्स के बायो लगा लगा के अपनी बायो इंप्रूव की थी, और मुझे आकाश के पेपर के जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी बना के देखना। हमें एक टारगेट लेना है कि रोज मुझे 100 सवाल बायो के लगाने ही लगाने हैं। तुम रोज फिक्स कर लेना कि मैं आज कुछ करूँ ना करूँ, बायो पढूँ ना पढूँ, लेकिन मैं 100 सवाल लगाऊंगा ही लगाऊंगा। और अगर आपको टेस्ट पेपर खोजने में दिक्कत होती है तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका कमेंट्स में लिंक पिन कर दूंगा उसका, और मैं वहाँ पे हमेशा पेपर्स डालता रहूँगा और आप वहाँ से लेके सॉल्व करते रहना। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है मिस्टेक कॉपी। अब ये होती क्या है? देखो, हर बच्चे का ना अपना अपना कुछ वीक एरियाज होता है और कुछ वीक पॉइंट होता है, जो और वहाँ से ही वो क्वेश्चन हमेशा गलती करता है, फिर फ्यूचर में वहाँ से वो क्वेश्चन गलती करेगा। तो सोच के देखो, अगर वो बच्चा उन सारे गलतियों को एक जगह लिख ले और वहाँ से याद कर ले, तो क्या उससे कभी कोई गलती होगी? तो वही हम काम करते हैं मिस्टेक कॉपी में। आपने जो भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए मॉड्यूल में, टेस्ट पेपर्स में या फिर कहीं से भी, वहाँ आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलती होंगी, उनको इग्नोर नहीं करना है, बस देख के वहाँ से इग्नोर नहीं करना है, उसको एक मिस्टेक कॉपी बनाना है। मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन पे दबा के उसे देख सकते हैं, हाउ टू मेक मिस्टेक कॉपी। और वहाँ उस मिस्टेक कॉपी में आपको एकदम सीक्वेंस में हर गलतियों को लिखना है। आपने कोई टेस्ट पेपर सॉल्व किया है, फिर कोई मॉड्यूल बनाया, वहाँ नाम लिख दो चैप्टर का, और पॉइंट 1 2 3 4 एकदम शॉर्ट फॉर्म में करके आपको अपने सारे मिस्टेक्स लिखने हैं, और इसको रोज 5 से 10 मिनट पढ़ना है। या तो मॉर्निंग में उठ के पढ़ लो फर्स्ट में, या फिर रात में सोने से पहले। ट्रस्ट मी, ऐसा करते करके आपकी जो गलतियां थी एकदम कम होते जाएगी, और एक ऐसा वक्त आएगा आपसे एक भी सवाल गलत नहीं होगा। मैंने जो आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस और मिस्टेक कॉपी बायो के लिए, ये अल्टीमेट चीज होती हैं जो कि आपको फुल मार्क्स तक लेके जाएंगी। एक बड़ा भाई समझकर एक बार इसे ट्राई करना, रोज के 100 सवाल लगाना टेस्ट पेपर से, और अपनी मिस्टेक कॉपी बनाना, और उसको रोज रोज पढ़ना, और फिर मुझे आके कमेंट्स में बताना कि मुझे भैया इस चीज से फायदा हुआ है, और अपना रिव्यू शेयर करना। हमारा जो लास्ट और द 5th पॉइंट है वो है एनसीईआरटी की डिस्कशन। देखो, ये चीज़ मुझे बहुत लास्ट में समझ आई थी, नीट के मुझे लास्ट के 4-5 मंथ में मुझे ये चीज़ समझ में आई थी। लेकिन यह एक बहुत सीक्रेट वेपन है, अगर तुम इसे यूज़ करते हो तो तुम्हारे पास एक अलग लेवल की मास्टरी आएगी। अगर तुम्हें सही में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तुम्हें याद करना, ताकि तुम्हें हर एक डिटेल याद हो जाए तुम्हें, तो उसका सिंपल सा तरीका है, एक तुम दोस्त को खोजो, कोई उतना दोस्त, अच्छा दोस्त को, और उसको बुलाओ कि आप ना साथ में आज ना एक चैप्टर साथ में पढ़ेंगे, और तुम टाइमर फिक्स कर लो आधे घंटे का, कि हम ना आधे घंटे में तेज तेज एक चैप्टर को पढ़ लेंगे। मतलब तुम तेज तेज पढ़ना है, ऐसा नहीं एकदम बैठ के पढ़ रहे हैं आराम आराम से। और उसके बाद ना दोनों आदमी ना हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करना है, तुम भी उसे पूछना, हर एक लाइन से फ्रेम करना है। ऐसे क्या होगा, तुम कुछ पूछोगे यूनिक, और कुछ वो तुमसे पूछेगा यूनिक सवाल। ऐसे क्या होगा ना कि एकदम जो हिडन कंसेप्ट्स होते हैं ना, वो तुम्हारे टिप्स पे हो जाएंगे तुम्हारे। और ऐसे ही करके मैंने केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी मैंने ऐसे ही याद करी थी, और बायो के भी मैंने बहुत से चैप्टर्स ऐसे ही याद किए थे। तुम इसे एक बार करके देखना, ठीक है? तुम्हें इसमें स्टार्टिंग में तुम्हें दिक्कत होगा और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार जब तुम इसे करना स्टार्ट कर दोगे ना, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि असली में एनसीईआरटी याद करने का बेस्ट तरीका क्या है। देखो, अब आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया बहुत बार, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, और जो भी गलतियां हुई उनको एक जगह लिख के याद कर लिया, तो क्या आपको लगता है कि आपके अब भी कोई सवाल एनसीईआरटी से
होने वाले हैं गलत। हाँ, तो ऐसे ही करके हम बायो में फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है आपको सक्सेस का। शुरुआत में दिक्कत होगा, लेकिन एक बार जब आपको इसका हैबिट पड़ जाएगा, फिर देखना आपको पढ़ाई करने में भी मज़ा आएगा और आपके टेस्ट में मार्क्स भी खूब आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और कमेंट करना और मुझे सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि हाउ टू मेक द बेस्ट शॉर्ट नोट्स। आपने देखा होगा कि मैं खूब वाइट पन्ने दिखाता हूँ आपको कि मैं ऐसे करता था वैसे करता था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने नीट के लास्ट के 4 मंथ सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़े थे मैंने, और टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व किए थे, मैंने नोट्स टच ही नहीं किए थे। तो आप ऐसे शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं उसको देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो को वॉच करना जरूर। थैंक यू। अब देखो, पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि नीट 2025 में जो भी सवाल आपको लगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, उसको कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से और लॉजिक लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं नीट 2025 के बायो पेपर का एनालिसिस और देखने वाले हैं जो भी टफ सवाल थे उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे इजी वे में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको शुरू से कहा है कि बायो के जो भी एनसीईआरटी के फिगर के लेबलिंग है उनको आपको अच्छे से याद करना है। उसको याद करने का जो बेस्ट वे है, आप लेबलिंग्स के ऊपर अपना हाथ रखो और मन में सोचो कि यहाँ पे कौन सा लेवल था। तो यहाँ पे ऐसे ही हमसे क्या पूछ रहा है कि फोम ब्रेकर क्या है। तो अगर आप वैसे याद करते हैं आपको पता होता है कि जो सी वाला पार्ट है यही हमारा फोम ब्रेकर है। नेक्स्ट जो सवाल था हमारा, जो बहुत लोगों को लगा है कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पॉलीजेनिक ट्रेड वाला। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जो भी कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं उसको आपको एक अच्छे टीचर से पढ़ना है ताकि उसके कंसेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो। तो अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता है कि जो पॉलीजेनिक ट्रेड्स होते हैं ये आपस में ऐड होते हैं, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और ये सब मिल के ना आपका एक ट्रेड आता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि डोमिनेंट है तो बस डोमिनेंट आएगा, रेसेसिव है तो रेसेसिव आएगा। तो इसीलिए अपना ऑप्शन 1 2 तो ऐसे ही कट गया। और ये ना मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि मेंडल का था बोलना कि अगर कैपिटल ए होगा तो डोमिनेंट होगा, दो स्मॉल ए होगा तो रेसेसिव होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन 3 भी हमारा गलत हो गया। हमारा ऑप्शन 4 बच गया जो कि आप इजीली बना सकते थे। नेक्स्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही फोकस किया एग्जाम्पल्स पे। तो अगर आप एग्जाम्पल्स याद होता तो इसको ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ईजिली बना सकते थे। हाँ, अगर आगे हम देखते हैं तो एक सवाल था बायोलॉजिस्ट वाला कि ये क्या होता है। बहुत लोगों को लगा ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट जो वे है वो आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर के जो स्टार्टिंग में अबाउट साइंटिस्ट दिया होता है और इवन जो उसके पहले भी दिया होता है ना कि अबाउट की 5-6 चैप्टर्स का जो एक दिया होता है समरी स्टार्टिंग में, वो पढ़ना है और आपको किसी भी चैप्टर का समरी स्किप नहीं करना है। तो मैंने था पढ़ा हुआ, तो मुझे था पता है कि इसका ऑप्शन 3 होने वाला है, तो मेरा सवाल सही हो गया था। आगे देखेंगे तो एक सवाल था जो कि बहुत कंट्रोवर्सी था, फिग वाला। इसको बहुत लोग कंट्रोवर्सी है इस पे, लेकिन मेरे पास इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि यहाँ क्या बोला है ना, इट हैज़ इनक्लोज्ड फिग वास्प्स इन इट। लेकिन ऐसा ये होता है ना कि जो फीमेल वास्प जब फिग फ्लावर के अंदर जाती है ना तो उसके पंख टूट जाते हैं और वो जब अंडे ले कर देती है तो वो वापस बाहर नहीं आ पाती है, तो उसका ना वहाँ डेथ हो जाता है और वो वहाँ पे ही डिकम्पोज कर जाती है। ये कहानी हमको मेरे सर पढ़ाए थे, शायद आपके भी सर कभी ना कभी पढ़ाए थे, तो हमको था पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो ये अपना गलती हो गया। सेकंड क्या लिखा है ना कि फिग फ्रूट गेट्स पॉलिनेटेड। सबसे पहला बात कि पॉलिनेशन हमेशा किसी न किसी फ्लावर का होता है और उसके बाद फ्रूट फॉर्म करता है। तो ये तो हमारा ऐसे ही गलती हो गया क्योंकि फ्रूट का पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर वही गया था, बोथ 1 और 2 आर इनकरेक्ट। अब बात करते हैं टेपिटम वाला। तो ऑप्शन 1 तो सही है कि टेपिटम का जो सेल्स होते हैं दे हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। और क्यों होते हैं, ताकि क्या करें, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ है, वहाँ बस माइक्रोस्पोर के बारे में दिया हुआ है। लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाते हो कि अगर माइक्रोस्पोर को हेल्प करता है, उसको खाना पानी देता है, तो थोड़ा बहुत तो जो उसकी माँ सेल थी, मदर सेल्स, उसको भी हेल्प करता ही होगा। तो वहाँ से आप इसको सही मान सकते थे और इसका आंसर भी वही गया था, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन गया था इसका आंसर। बाकी आप देखते हैं तो एक जो सवाल था जो कि आप बोल सकते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी था, लेकिन यहाँ भी एक लूप होल ये था ना कि यहाँ लिखा था ना कि यहाँ पे लिखा था आपका कि देयर इज लिखा था कैविटी। तो कैविटी से क्या होता है ना कि यहाँ कैविटी है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन 3 कट गया आपका, क्योंकि इस जो सिलोमेट में तो कैविटी होता ही नहीं है आपका। बाकी बच गया ऑप्शन 1 2 और 4। यहाँ पर होगा ना तो हल्का सा लिखा है ना कि जो मीजोडर्मल टिश्यू है ना वो ना तुम्हारा बॉडी वाल्स की तरफ है, बट नो मीजोडर्म टिश्यू टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल। तो
तो यहाँ से आपको हल्का फुल्का आइडिया लग रहा होगा कि जहाँ जो यहाँ मिजोरम स्कैटर्ड है, किसी प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है वो। और यहाँ पे एक और ट्रेंड है यहाँ पे कि जो भी आपको नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे 2 ऑप्शन आपको ऐसे लगे जो कि आज तक कभी आपने नहीं पढ़े हैं, तो एक्चुअली में वो गलत ही होते हैं। ये एक आपका ट्रेंड है जो कि चला आ रहा है। तो वहाँ से इसको आप ऑप्शन 4 मार सकते थे थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के, लेकिन आप इसको एनसीईआरटी के बाहर का मान सकते हैं। लेकिन अगर हल्का सा लॉजिक से आपका सवाल बन रहा है जिसमें कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। अब आपको दिखाऊं, मैंने कहा था आपको कि कंसेप्चुअल चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आपने पढ़ा होता तो आपसे ये वाला भी सवाल सही हो गया रहता, क्योंकि ये उतना टफ था नहीं, सिंपल सही सवाल था ये भी। आगे चलते हैं। तो मैंने अगेन कहा था फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही था, फिगर आपने अच्छे से याद किया होता तो आपका ये वाला भी सवाल सही हो जाता आपका। बाकी ये जो सवाल था ना फ्रेटर्नल ट्विंस वाला, इसको भी आप एनसीईआरटी के बाहर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी अच्छे मास्टर से पढ़ा है, टीचर से, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे ही देते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है ना कि एक मानो एग है और एक स्पर्म है, वहाँ से मिलके बना आपका एक जाइगोट या फिर एम्ब्रायो। वही ना आगे चल के टूट जाता है और वो 2 पार्ट में बंट जाता है। तो वहाँ से ना सेम सेक्स के 2 बच्चे पैदा होते हैं, या तो बॉय होंगे या तो गर्ल ही होंगे। हमको था पता है कि यहाँ पे एक लड़का बोल रहा है, एक लड़की बोल रहा है, तो इसका मतलब कि ये तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस तो होने से रहे। सेकंड क्या हो गया यहाँ पे ना कि 75% आइडेंटिकल जीन्स। देखो पैटर्न या तो 50% होगा या तो 100% होगा, ठीक ना। 75% वाला कोई लोचा नहीं होता है। फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं ना कि 2 ओवा है, 2 स्पर्म है, वहाँ से बनते हैं 2 एम्ब्रायो, और वहाँ से जो बच्चे पैदा होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, बॉय और गर्ल भी हो सकते हैं, और उनका जो जीन्स होता है वो 50% मैच करता है। तो हमको इसका थोड़ा बहुत आइडिया था, तो हम ये क्वेश्चन सही किए थे, हम ऑप्शन 4 लगा के आए थे। हमको ये था पता ऑप्शन 1 में कि ये ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि दे आर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो लैब में जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे कम चांस होते हैं कि जो उसका एम्ब्रियो बना है वो टूटे और वहाँ से ट्विंस बने। तो हमको सबसे सही ऑप्शन 4 लगा था और हम वही टिक किए थे। आगे देखते हैं। तो ये जो सवाल है एंटीजन वाला, आपको लगा होगा कि कहाँ से सवाल है, लेकिन आप अगर देखोगे तो जो एनसीईआरटी में फिगर दिया है वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एन यहाँ पे होता है, सी यहाँ पे होता है, या फिर आप चेक कर लेना एक बार, मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये सवाल वहाँ का था, वहाँ के फिगर में दिया हुआ है। सेकेंड, एक और जो यहाँ सवाल दिया हुआ था कि इंसुलिन को क्या ओरली क्यों नहीं लेते हैं, तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ के आपको छोड़ दिया है कि क्या हम इंसुलिन को ले सकते हैं ओरली। तो अगर आप सिंपल लॉजिक लगाते तो आपको समझ में आता है कि हमारे पेट में एसिड बनता है और एसिड इजीली डाइजेस्ट कर देगा इंसुलिन को, प्रोटीन होता है, तो इसीलिए ऑप्शन 4 जाता है, इट विल बी डाइजेस्टेड इन गैस जीआईटी सिंपली। अब आगे बढ़ते हैं। तो यही था हमारे कुछ टफ क्वेश्चंस, ठीक ना। मैंने इसका एनालिसिस किया और मुझे समझ में आया कि जो नीट में ना 85 क्वेश्चंस आपके वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से थे, समझ रहे हो ना। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप ऑटोमेटिकली 340 मार्क्स तो ऐसे ही ला सकते थे ईजिली, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। और जो 5 क्वेश्चन थे उनको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से और थोड़ा बहुत लॉजिक कंसेप्ट जो कि तुमने आज तक कहीं ना कहीं से सुना होगा उससे आप सॉल्व कर सकते थे। तो इससे ये निकलता है कंक्लूजन कि आपको नीट 26 के लिए भी एनसीईआरटी को ही मेन फोकस करना है। जब आपको लगे कि आपके टेस्ट में आपसे एनसीईआरटी का एक भी सवाल नहीं छूट रहा है, तभी जाके आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक ना। मैंने जो आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं उनको फॉलो करिए और देखिए आपका मार्क्स कैसे टेस्ट में बढ़ता है बायोलॉजी में, और ऐसे ही करके आप बायो में फुल मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे एक लाइक करना, कमेंट्स में बताना अपना रिव्यू, और मुझे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।